बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 35 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में 34 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले आप जाके पहले उस वीडियो को देखें ताकि सीरीज वाइज देखें तो आपको देखने में भी आराम रहेगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो इस वजह से लेक्चर को सीरीज वाइज देखें। उसका लिंक तथा जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, चाहे वो मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसका प्लेलिस्ट जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कल मैं बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लगभग 70 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए 34 क्वेश्चन पर ही स्टॉप कर दिए थे। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग 35 से लेके 80 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे। और चूंकि क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है और ये जितने क्वेश्चन हैं सब के सब प्रीवियस ईयर में DDU में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इस वजह से इनको पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, हिंट नहीं दूंगा, हिंट दूंगा बट डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस वजह से अगर कहीं भी डाउट होता हो तो आप उसको कमेंट करके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट को 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एट 0 केल्विन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज। कह रहा है कि 0 केल्विन पर जो वेलोसिटी होगा मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है इनफाइनाइट, बी कर रहा है 0, सी कर रहा है वेरी लार्ज और डी कर रहा है ऑफ एनी वैल्यू। तो देखिए अगर आप RMS वैल्यू पढ़े हैं तो VRMS क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। ठीक, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन कर दे रहे हैं तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो T का वैल्यू जैसे 0 होगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द टेम्परेचर राइजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो कोफिशिएंट है विस्कोसिटी का लिक्विड का उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल के बीच वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसी का रोल होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट में। तो जब वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीजेस। क्योंकि जो बॉन्ड है वही क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द विस्कोसिटी। तो अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो उनके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी जाहिर सी बात है क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। पहला दिया है कैथोड रे, दूसरा दिया है एक्स रे, तीसरा दिया है गामा रे और चौथा दिया है इंफ्रारेड रे। तो देखिए EM वेव स्पेक्ट्रम आप पढ़े होंगे तो आप पाए होंगे एक्स रे भी उसमें होता है, गामा रे भी होता है और इंफ्रारेड रे भी होता है। कौन सा रे उसमें नहीं होता है, कैथोड रे नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जो कैथोड रे होगा आपका क्या होगा, वो EM वेव के स्पेक्ट्रम में नहीं होगा। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। कई बार जल्दबाजी में एग्ज़ाम के प्रेशर के वजह से, टाइम के प्रेशर की वजह से जल्दी में निगेटिव सेंस वाले वर्ड को पढ़ना हम लोग स्किप कर देते हैं या गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसको से उल्टा आंसर मार देते हैं। मान लिया नॉट नहीं पढ़े तो आप एक्स रे गामा रे में कंफ्यूज हो गए, कोई मार देंगे। तो इस वजह से क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म विल बी। कह रहा है कि अगर जो एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच वो 60 है तो कितने नंबर ऑफ इमेज इनसे फॉर्म होंगे।
तो देखिए जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का वो क्या होता है 360 और उन मिरर के बीच जो एंगल है थीटा -1 करके होता है। आप पढ़े होंगे। देखिए फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बसाएंगे एग्जाम में और फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मतलब फार्मूले पे ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इस वजह से आप अच्छे से फार्मूले को प्रिपेयर करते हुए चलिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए थर्मल डायनेमिक्स, लेंस वाइल चैप्टर, ईएम रेडिएशन, इन सबसे जो हम पेपर का एनालिसिस बताए थे उसमें जाकर आप देखिएगा सब कुछ बताएं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए 60 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 1 दिस विल गिव्स अस 5। इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। कितने इमेज बनेंगे 5 इमेज बनेंगे, टोटल 5 इमेज क्या होंगे फॉर्म होंगे। ओके 39 नो क्वेश्चन देखिए करा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्या होता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए सेंटर से कहा है, एक्सियल पोजीशन पे कर सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कर सकता है। तो आप इसका डिफरेंट केस डाइपोल का पढ़े होंगे। ठीक, तो जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वही है, इस टाइप का आ सकता है, थोड़ा सा इसमें हेर फेर रह सकता है। तो अच्छे से समझते हुए पढ़िए। और अब तक ये भी देखा गया है कि पिछले साल से 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाता है हर साल के एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे मान लीजिए 22 में जो एग्जाम हुआ था 21 से कुछ क्वेश्चन उसमें मिले थे, 21 वाले में जो हुआ था 22 से मिले थे, हो सकता है 23 वाले में जो इसमें 20, 21, 22 से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत ही आवश्यक है। और इससे एक चीज़ और पता चलेगा ना कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का बनाया जा रहा है। नहीं तो आप क्या रहेंगे, नहीं तो क्या होगा आप सोचेंगे कि टफ आ सकता है पेपर, कि इजी आ सकता है, कैसा लेवल होगा। तो ये सब थोड़ा एक बस कल्पना रह जाएगा। और जब उसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार पेपर देख लेंगे तो वास्तविकता पता चल जाएगा कि किस लेवल तक का पेपर आ रहा है। ठीक, बाकी कैसे क्या रणनीति अपनाएं, कैसे नंबर मिले, कैसे क्वालिफाई करें, इन सब पे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। कह रहा है किसी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। तो ध्यान रखिए जब भी किसी दो पॉइंट के बीच हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसमें करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब उसके थ्रू करंट क्या होना, पास नहीं होना चाहिए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, और यही अगर आइडियल अमीटर रहता तो रेजिस्टेंस कितना रहता, जीरो रहता। ठीक, तो इससे सिमिलर क्वेश्चन कोई पढ़ते चलिए, पता चले आप वोल्टमीटर पढ़ के जा रहे हैं, अमीटर दे दे लटक जाएंगे। तो इस वजह से जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके समान उसके तरह क्वेश्चन भी पढ़ें। ओके, कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कि द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कितना होता है या पढ़े होंगे 10⁻⁻15 मीटर। बहुत छोटा होता है, कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इज। क्या यूज होता है यूरेनियम 235। रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में सब आप पढ़े होंगे क्या यूज होता है यूरेनियम 235 जो होता है आपका यूज होता है। ओके, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। इस बार ज़रूर आपको थोड़ा ये लग रहा होगा क्योंकि जहाँ तक मुझे कंफर्म तो नहीं हुई इस चीज़ को लेके, लेकिन कुछ बच्चे ये बता रहे थे कि इस साल ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है नंबर सिस्टम वाला और ट्रांजिस्टर वाला शायद नहीं पढ़ाया गया। ठीक, लेकिन तब भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा, इस वजह से मैं डिस्कस करा दे रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है कि इफ़ 10110, अब देखिए ब्रैकेट लगा के 2 लिखा मतलब बाइनरी सिस्टम। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा दिक्कत यहाँ जरूर होगा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन इस वजह डिस्कस करा रहा हूँ। इज इक्वल टू x और बेस 10। इसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं। जो लोग पढ़ लिए होंगे कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे वो तो पढ़े होंगे। और ये क्या बेस इधर 10 है। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है बाइनरी बेस और 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल बेस, मतलब डेसिमल नंबर है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा इसको सॉल्व करने पे वो आपका 22 आएगा। ठीक, कैसे 22 आएगा देखिए 10110 लिखे हैं। इसका जो वेट होता है वो क्या होता है 2 के पावर 0,
इसका जो वेट होता है 2 के पावर 1, इसका जो वेट होता है 2 के पावर 2, इसका जो वेट होगा 2 के पावर 3, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, और इसका जो वेट होगा क्या होगा 2 के पावर 4 होगा। अब सभी वेट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और क्या करेंगे आपस में उन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाला टर्म वैनिश हो गया, दूसरा टर्म बचा और इसमें क्या बचा 2। अब देखिए 2 के पावर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, और फिर देखिए 2 के पावर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 16, मतलब 22 आएगा। ये भी देखिए टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है कन्वर्जन होता है। तो मैं तो ये जरूर कहूँगा कि एक बार आप इसको जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा, ठीक, कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज, करा कि जीनर डायोड को कैसे यूज करते हैं। आप पढ़े होंगे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्या करता है एसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम में आता है। ओके, तो जेनर डायोड जो होता है एसी वोल्टेज को क्या करता है रेगुलेट करता है, ठीक। अब देखिए करा 45 नंबर, द यूनिट ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसका यूनिट होता है ओम का यूनिट होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, जो यूनिट ओम होता है ओम के बराबर ये आएगा, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इस वीडियो में। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रिड्यूस्ड मास ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 इच, तो कितना होता है आप पढ़े होंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए करा कि द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज, तो क्या होगा हमेशा जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, अगर चारों ऑप्शन देख रहे होंगे ये तो आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचना, एक स्क्रीन एक प्लेन है आपका, ठीक, तो ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं, सर्कुलर पाथ में जाएं कि इलेप्टिकल पाथ में ऐसे जाएं कि आपका कर्व पाथ में जाएं, कौन सा पाथ सबसे छोटा होगा आपका, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा वो क्या होगा आपका सबसे छोटा होगा। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन करा कि द रेस्ट मास ऑफ अ फोटॉन इज, तो देखिए जो मास होता है क्या होता है m इक्वल टू m नॉट, और ये क्या होता है m रिलेटिविस्टिक मास की बात कर रहा हूँ मैं, 1/v² माइनस c², आप पढ़े हैं इसको, ठीक। तो रेस्ट मास पूछा है तो m नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नॉट इज इक्वल टू मूविंग मास m मल्टीप्लाइड बाई 1 - v² अपॉन c²। चूँकि फोटान है तो फोटान की जो स्पीड होगी वो क्या होगा v इक्वल टू c के बराबर होगा। जैसे v इक्वल टू c होगा तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेस्ट मास होगा फोटान का वो क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट होगा। चीज़ों को अच्छे समझिए, देखिए पेपर कितना अच्छा पेपर आया होगा, एकदम कंक्लूजन पूछा हुआ है। तो अगर अच्छे से अगर याद करेंगे तब मामला गड़बड़ हो सकता है, अच्छे से पढ़ेंगे, इन लेक्चर को देख रहे होंगे, डेफिनेटली आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैज़ द यूनिट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी यूनिट नहीं रखता, मतलब कौन सा यूनिटलेस है। तो देखिए क्या स्ट्रेन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, आप पढ़े होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों लेंथ रहता है, नीचे ओरिजिनल लेंथ ऊपर चेंजिंग लेंथ, ठीक। तो नीचे ऊपर दोनों लेंथ रहता है, दैट्स वाई ऊपर अगर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, ऊपर मीटर नीचे मीटर, तो क्या होगा आपस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ क्या होता है एनर्जी, ये सब तो कॉमन सी बात है। 51 नंबर क्वेश्चन करा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस इज, मैं बताया था कल भी बताया था कि डायमेंशन वाला चैप्टर आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिल सकते हैं। वेक्टर पढ़िएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो सीरियसली एक बार रिवीजन करिए आप, जाहिर सी बात है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, और ये हकीकत भी होगा कि आप CUT की तैयारी डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन CUT में किए होंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पढ़े होंगे। उतना टफ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस NCERT को आप फॉलो करिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। अब देखिए कर रहा है 51 क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस इज,
यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए जब आप उसको पढ़े होंगे तो क्या आया होगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, यम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर विथ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई और जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एन से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया, 4 पाई हो गया, क्योंकि एन का वैल्यू 2 दिया है। ठीक। अब रेडियस देखिए क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 मीटर हो गया। ठीक। अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक। अब जब वैल्यू आप पुट करेंगे ओमेगा का 4 पाई और आर का वैल्यू 0.25 मीटर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर। ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, 4 पाई स्क्वायर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट द टेंजेंट इज। तो देखिए ये मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट निकालना है। ठीक। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये क्या लाइन सेंटर से पास हो रही है। ठीक। मतलब आप कह सकते हैं उसके डायमीटर के अबाउट जो होगा, तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर होगा। 2/5 mr स्क्वायर आप पढ़े हैं, और प्लस मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7/5 mr स्क्वायर। मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका तैयारी इस लेवल का हो चुका है कि आप क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं, क्योंकि अब तो 10-15 दिन में बाद एग्जाम है आपका। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द करेक्ट फार्मूला फॉर लेंसेज। लेंस के लिए करेक्ट फार्मूला कौन सा होगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक, कैसा एक्ट करता है। एयर बबल मान लीजिए है, इधर क्या, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, तो कैसा ये एक्ट करेगा। तो देखिए जब इस पर लाइट आएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे कुछ क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ये आपके सर लोग बताए होंगे, ये एक डाइवर्जेंस का काम करता है, मतलब डाइवर्जेंस लेंस की तरह काम करता है। और डाइवर्जेंस लेंस को ही क्या कहते हैं हम, कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन में डाइवर्जेंस लेंस भी आ सकता है या कॉनकेव लेंस भी आ सकता है, क्योंकि देखिए जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर देखिए क्या, जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, एयर से ज़्यादा है, तो क्या होगा इधर ये आपका इससे दूर भागेगा, किससे, नॉर्मल से। और फिर जब इसमें से जाएगा तो एयर से मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ भागेगा। इसका नाम फिर से फिगर बना रहा हूँ, आप ऐसे डालेंगे लाइट अगर इसमें तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे ऐसे निकल के क्या होगा, डाइवर्स होके चला जाएगा। मतलब एक कॉनकेव लेंस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसका सलूशन ले सकते हैं। ओके। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा कि फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज इज एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। ठीक। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप देखिए फॉर्मूला जानते ही हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। अब u को क्या करेंगे, -20 सेंटीमीटर रख दीजिएगा, और v क्या 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं तो इधर का माइनस होगा इधर का प्लस होता है, ये सब तो आपको अच्छे से पता है। ठीक। तो ये क्या हो गया आपका -20 और 20, जब इसको रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ठीक। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ कैरी फास्टर ब्रिज इज गिवन बाय। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट भी कराया गया होगा कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है पर यूनिट लेंथ वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, हो सकता है आप रो करके पढ़े हो, सिग्मा इक्वल टू एक्स अपॉन L2 माइनस L1। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द करेंट थ्रो 1 पॉइंट ओम रेजिस्टेंस द करेंट थ्रो 1 पॉइंट ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज। ठीक, देखिए सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि 1.8 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आप क्या करिए, करंट निकालिए। तो देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। ठीक, आपके सब लोग बताए होंगे करंट डिवीजन रूल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे सर्किट में कितना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बैटरी लगा मतलब V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो देखिए ये दोनों क्या आपस में सीरीज में हैं, और उसको जो आप निकालेंगे तो उसके साथ ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, और फिर जब इसके साथ इसको निकालेंगे तो ये सब आपस में किस में है, सीरीज में है। ठीक, तो जब R इक्विवेलेंट करके आप सॉल्व करिएगा तो जो आपका करंट का वैल्यू आएगा वो आपका 6/5 करके आएगा, 6/5 ओम करके आएगा। ठीक, आप सॉल्व करने जाएंगे, इससे टफ सर्किट सॉल्व किए होंगे, इस वजह से डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक, 6/5 एम्पियर आएगा। ठीक, ये टोटल करंट आ गया जो ये बैटरी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। कितना प्रोड्यूस कर रही है, 6/5 ओम। अब करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। मान ले रहे हैं कि आई करंट आ रहा था इसमें से, तो ये देखिए दोनों क्या पैरेलल हैं। तो मान ले रहे हैं I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा अकॉर्डिंग टू KCL। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ। तो I2 निकालना है, जो I2 जो करंट 1 ओम से पास करेगा वही 1.8 ओम से पास करेगा, क्योंकि बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज मैनर। ओके, तो I2 निकालने के लिए जिसमें निकालना रहता है उस सबसे पहले देखिए I2 कितना जाएगा। तो I2 कितना जाएगा, किसका कितना जाएगा, I1 का कितना जाएगा, उसी को करंट डिवीजन रूल कहते हैं। आप रेशियो में ऐसा पढ़े होंगे। तो I का कितना पार्ट I2 में जाएगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई, अब जिसमें निकालना है उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं, मतलब 2 ओम को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों के सम को लिख देते हैं, मतलब 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1.8 ओम। ऐसे रख के आप सॉल्व करेंगे, तो जो आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर आपका आंसर आएगा। आई का वैल्यू कितना रखेंगे, 6/5 एम्पियर रखेंगे। देखिए काफ़ी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल लगाइए, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये क्या करेगा, चीज़ों को छोटा कर देगा। अदरवाइज आपके पास एक और रास्ता है, आप इसको एक मेश और इसको एक मेश कंसीडर करके, लूप कंसीडर करके, दोनों में KVL लगा के 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करके निकालिए। तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। दिस प्रोसेस इज शॉर्ट प्रोसेस, एंड ये जो प्रोसेस है काफ़ी हेल्पफुल होता है कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। कह रहा है किसी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका इन्फानाइट होता है। ठीक, 69 क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है और पूछ रहा है, तो भी ये देखिए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या है, 314 है। अगर इसको आप ऐसे कंपेयर करें A sin ओमेगा t से, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, 314। अब देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। तो जो आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। जो पावर फैक्टर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो एट रेजोनेंस क्या होता है, XL इक्वल टू XC होता है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में √R स्क्वायर बचेगा, और √R स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, R होता है, तो R बाई R का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब
LCR सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये सब तो आप सॉल्व किए होंगे। सीरियसली इन MCQ को देखिए आप। कह रहा कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, आप एक लाइन पढ़े होंगे कि कोई भी क्रिस्टल एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच गेट रिप्रेजेंटेड बाई लॉजिक सर्किट। ये भी हो सकता है आप इस साल ना पढ़े हों, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे, एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं कि सिलेबस में इस साल था कि नहीं। ठीक, तो ये जो 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉजिक सर्किट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये जो गेट हो है ये कौन सा है, आपका नैंड गेट है। ठीक, नैंड गेट है, NAND। ठीक, फिर से लिखता हूँ मैं, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक, जो ये वाला गेट है आपका क्या है, नैंड गेट है। ठीक, नैंड गेट मतलब एंड का उल्टा काम करेगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका क्या होगा, A × B बार आएगा। और फिर जब इसे लगाएंगे देखिए नॉट गेट की तरह काम करेगा, तो फिर जो इसका आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा, A.B के ऊपर बार आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं आप, AB बस लिखा जाता है। इस वजह से जो ये कंप्लीट गेट है आपका एंड गेट की तरह काम करेगा। ठीक, अगर आप पढ़े होंगे समझ रहे होंगे इस चीज़ को, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार बुक से देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ डिटेल में समझाने में दिक्कत होगा, क्योंकि सबका बूलियन एक्सप्रेशन और एक एक का फंक्शन क्या है समझाना पॉसिबल नहीं है इस स्क्रीन पे। ठीक, बाकी जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे वो तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 11 इन बाइनरी। तो कैसे इक्विवेलेंट करते हैं, 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10। रुकिए फिर से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है आपका 11 है, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 5 जा क्या होता है 10 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1 0 1 1 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, 1011 वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन करा कि 50 ग्राम ऑफ आइस 50 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सर विल बी। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा ये आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। लंबा नहीं मतलब आप कर सकते हैं कि 2 टर्म में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें कि 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज लेटेंट हीट, इसको मान लेना जो लेटेंट हीट है इसका, तो Q इक्वल टू क्या होगा ml। तो L इक्वल टू क्या होता है 80 करके होता है, आप ये जान रहे हैं। ठीक, तो 50 × 80 क्या हो जाएगा आपका 4000 कैलोरी हो जाएगा। ये सब तो न्यूमेरिकल लगाए होंगे। ठीक, और फिर यहाँ देखेंगे हीट रिलीज्ड बाय द वाटर, तो उसको क्या लिखेंगे mCp × dt। ये आपका कितना आ जाएगा 1000 कैलोरी करके आएगा। ठीक, सब वैल्यू दिया गया है। तो देखिए 1000 कैलोरी और ये आप देख रहे होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हीट जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम वाटर वो क्या है, लेस देन है किसके, लेटेंट हीट ऑफ आइस। इसलिए जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा वो क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो देखिए हीट रिलीज हो रहा है 1000 कैलोरी है और जो लेटेंट हीट है वो 4000 कैलोरी है। तो ये 1000 इससे क्या लेस है, इसका मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका क्या होगा मिक्सर स्टे रहेगा। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो बताएगा, इसका मैं सलूशन दे दूंगा। ठीक, डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल गैसेस, तो कितना होता है 12 kT होता है। ये सब तो एकदम आपको याद होना चाहिए। कितने किसके बराबर होता है, 12 kT के बराबर होता है। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर हैज़ टू मेंटेन इटेबल्स kept inside at 9 degrees Celsius. If the room temperature is 36 degrees Celsius, calculate the coefficient of performance. तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर होगा, T1 अपान T2 माइनस T1 के बराबर होगा। और T1 का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, T1 कितना दिया है, 9 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आप T1 T2 जानते हैं केल्विन ऑर्डर में होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 प्लस 9 तो मतलब 282 हो जाएगा। और नीचे T2 का वैल्यू कितना होगा, 36 डिग्री सेल्सियस है, तो जब उसको ऐड करेंगे तो 309 माइनस 282, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 10.44 इसका जो आंसर होगा आएगा। ओके, अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन इज 4900 एंगस्ट्रॉम एंड विंस कांस्टेंट B is 0.292 सेंटीमीटर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप पढ़े होंगे T इक्वल टू क्या होता है, लेमडा यम इंटू T इक्वल टू क्या होता है, B होता है, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम जो वेवलेंथ है तो T का वैल्यू निकालना है तो B अपान लेमडा यम कर दीजिएगा और इस डाटा को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक, मीटर केल्विन में। और जब आप उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में, ठीक, मतलब वेवलेंथ मीटर में, इसको मीटर पर केल्विन में। और जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 5959 केल्विन जो होगा आंसर आएगा, ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, देखिए 2 बार लिख दिया हूँ मैं, 3 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो VRMS होता है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी देखिए आप पढ़ोगे आप टेक्स्ट में, कह रहा है कि if A1 and A2 are the amplitude of two sources in Young's double slit experiment, then the maximum intensity of fringe is। तो क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है और मिनिमम कितना होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर मिनिमम आता तो ये ट्रिक लगाते, मैक्सिमम आया इसलिए सी वाला ट्रिक लगाए, ठीक। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का रहा कि a ray of light parallel to the principal axis passes through convex lens, it will bend and pass। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है तो किससे पास करती है, फोकस से पास करती है, आप पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप ये पढ़े हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास करेगी, इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि when a sheet of refractive index 1.5 and thickness 1 centimeter is placed in the path of light, then the path difference introduced is। तो देखिए जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू टी थिकनेस होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पुट करिएगा और टी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और जब पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन करा कि द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, आप पढ़े होंगे ना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर आता है, अंडर रूट एन करके आया होगा, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ इज 0.5, मतलब बीटा का वैल्यू क्या है, 0.05 सेंटीमीटर है। और जो व्हेन द स्लिट इज सेपरेटेड बाई, तो जो स्लिट का सेपरेशन है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं 0.05 सेंटीमीटर। और जो स्क्रीन के बीच की दूरी है वो क्या होता है, कैपिटल डी होता है और 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो कह रहा कि वेवलेंथ बताइए, तो आप पढ़े हैं कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बी नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक। इस डी को इधर कर दीजिएगा, इस डी को नीचे उतार दीजिएगा, वैल्यू सबका रख के सॉल्व करिएगा तो बी नंबर ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट आएगा। ओके,
देखिए इसमें फ्रिंज विड्थ दिया है, वेवलेंथ पूछा, हो सकता हो वेवलेंथ दे दे, सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी दे दे, और स्लिट के बीच की दूरी दे दे, फ्रिंज विड्थ पूछ ले। तो ये फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा के उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, आप पढ़े होंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से बड़ा हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट मान लें थीटा जो है 90 से क्या हो, बड़ा हो, और 180 से छोटा हो, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो क्या कर सकता है, वेट नहीं कर सकता है किसको, सॉलिड को, सॉलिड के सरफेस को लिक्विड वेट नहीं कर सकता है। ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ये तो आप पढ़े होंगे एंगुलर मोमेंटम पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक। अब कह रहा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे, डज नॉट पूछा तो वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, बाकी रेडियस पे, डेंसिटी पे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक, बस इस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन करा कि अ कार इज मूविंग along a straight line with speed v if the coefficient of friction between tires and road is mu, then the shortest distance in which the car stopped is। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वी नॉट कर लीजिए क्योंकि स्पीड क्या दिया आपका, वी नॉट ऑप्शन दिया। ठीक, इसलिए आप वहाँ स्पीड वी नॉट कर लेते हैं, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी। और फिर जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो म्यू एम जी यस, मतलब जो डिस्टेंस यस मान रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एम से एम कट गया, तो यस इक्वल टू क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन, जो इसको सॉल्व करेंगे आप तो वी नॉट अपॉन क्या बचेगा आपका 2 म्यू जी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका जो ए नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। ठीक, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए फॉर्मूला बता दिया मैं, फिर से बता देता हूँ। आप लिखिएगा म्यू एम जी यस, यस ये डिस्टेंस है मिनिमम, इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ से एम कैंसिल हो गया, अब म्यू जी को उठा कर नीचे कर दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक, अब 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्टिकल पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस गिवन बाय, दिया गया है तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इक्वल, व्हेन विल बी इट्स वेलोसिटी इक्वल टू द जीरो, कब इसका वेलोसिटी इक्वल होगा, तो पोजीशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 - 27 और प्लस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी निकल गया। अब इसे वैल्यू अगर हम सी नंबर वाला पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को 0 कर देगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, चाहे +3 करिए चाहे -3t स्क्वायर है तो 0 कर देगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ प्लेयर टॉसेस अ बॉल अप along a y-axis with an initial speed 12 centimeter per second. How long does the ball take to reach its maximum height? तो v इक्वल टू क्या करिएगा, u प्लस ए टी, तो ऊपर जा रहा है तो जी टी हो जाएगा। ठीक, तो इसको लगा आप करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12 दिया है। ठीक, और यहाँ से देखिए 0 इज इक्वल टू 12 प्लस, अब वैल्यू जो होगा इसका क्या होगा -10 होगा, टी निकालना है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका ये वैल्यू निकलेगा तो 1.2 सेकेंड करके आएगा, मतलब बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स का एमसीक्यू मिलेगा तथा रेडिएशन ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू को ऑलरेडी कराया जा चुका है, सबके प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, तथा इसके फर्स्ट पार्ट को भी कराया जा चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन, उसका भी
लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी जितने एमसीक्यू दिए जाएंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।